नमस्कार, सीएस लर्निंग पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि बजट 2023-24 पार्ट 1 में हम लोगों ने चर्चा किया था, बजट के विभिन्न मदों पे आवंटन। बजट का आज पार्ट 2 से संबंधित ये वीडियो है। इसके अंतर्गत हम सरकार के विजन को तथा उस विजन को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को देखेंगे। सरकार ने उसे प्राप्त करने के लिए कौन कौन से स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही इनकम टैक्स के अंतर्गत जो स्लैब में परिवर्तन हुआ है पर भी चर्चा करेंगे। आइए इस पे विस्तार से चर्चा करते हैं। अगर आपने पहला वीडियो बजट 2023-24 से संबंधित नहीं देखा है तो उसको अवश्य देखें, क्योंकि विजन फॉर अमृतकाल, सरकार ने जो टर्म यूज किया है बजट के लिए, विजन फॉर अमृतकाल। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमृतकाल क्या है? हम आजादी की कौन सी वर्षगांठ मनाए हैं? अभी 75वीं वर्षगांठ मनाया है। तो 75वीं वर्षगांठ के बाद जब 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो ईयर हो जाएगा 2047। 2047 और आज एक कौन सा ईयर है? 2023। तो 2023 से लेकर 2047 तक का जो पीरियड होगा, इसी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल की संज्ञा दी है। इसलिए इस अमृतकाल के विजन को प्राप्त करने के लिए ये पहला बजट है। अर्थात 25 साल का जो विजन होगा, इसको प्राप्त करने के लिए कौन सा बजट है? पहला बजट है। इस बजट की जो हेडिंग दी गई है, एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। हेडिंग क्या है? एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। पहला जो विजन है ये है अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन एंड फोकस्ड ऑन यूथ। सेकेंड विजन है ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन। और थर्ड विजन है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमी इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। 3 विजन है। कौन कौन से? अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन विथ फोकस्ड ऑन यूथ, ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन, थर्ड स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इन विजन्स को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 7 प्रायोरिटीज सेट की हैं। कितने प्रायोरिटीज सेट किए हैं? 7 प्रायोरिटीज सेट किए हैं। इन 7 प्रायोरिटीज को एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसका नाम है सप्तऋषि। क्या नाम है? सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है? 7 प्रायोरिटीज ऑफ बजट 2023-24। ये 7 प्रायोरिटीज कौन कौन से हैं, इस पे आइए चर्चा करते हैं। पहले इसको एक एग्रीगेट देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक प्रायोरिटीज को अलग अलग हम चर्चा करेंगे। पहला है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, चौथा है सक्षमता को सामने लाना, पांचवा है हरित विकास, छठा है युवा शक्ति और सातवां नंबर है वित्तीय क्षेत्र। इंग्लिश में इसको देख लेते हैं। प्रथम है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकंड है रीचिंग द लास्ट माइल, थर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, फोर्थ है अनलीजिंग द पोटेंशियल, फिफ्थ है ग्रीन डेवलपमेंट और 6 है यूथ पावर और लास्ट एंड 7th नंबर पे है फाइनेंशियल सेक्टर। आइए एक एक जो ये बजट के एक एक फीचर्स हैं, जो बजट का एक एक पॉइंट है, ये सप्तऋषि के, इन एक एक को अलग अलग हम चर्चा करते हैं और देखते हैं सरकार ने इसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे जब हम बात करते हैं तो सरकार ने इसके लिए जो बजट में व्यवस्था की है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, सबसे पहले एग्रीकल्चर पे हम बात करते हैं। सरकार ने एग्रीकल्चर पे फोकस किया है और एग्रीकल्चर पे फोकस करते हुए
एक ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर के लिए प्लेटफॉर्म सेट किया है। इसमें जो सबसे पहला है, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की जाएगी? एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड। दूसरा, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम। तीसरी जो चीज सबसे महत्वपूर्ण की गई है, एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए जो टारगेट डिसाइड किया गया है बजट में, वो है 20 लाख करोड़। कितने का है? 20 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर ऋण के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। जो साथ ही फिशरीज सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कौन सी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके लिए जो बजट में आवंटन किया गया है 6000 करोड़। कितना? 6000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पे खर्च किए जाएंगे, जो कि मछुआरे भाइयों के लिए है। नेक्स्ट, हेल्थ की बात करते हैं तो कुल 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। कितने? 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे। और ये न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोले कहाँ जाएंगे, ये प्री डिफाइन सरकार ने बता दिया है। सरकार ने बताया है कि 2014 से अब तक, कब से? 2014 से अब तक जो 157 मेडिकल कॉलेज खोले गए सिंस 2014 टू टिल डेट, which 157 new medical colleges were opened near that are with the co-location of these colleges. 157 new nursing colleges will be opened by the government. Okay. साथ ही सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन, मतलब एनीमिया से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने एक कोर्स स्थापित किया है, और ये है, एक मिशन लॉन्च किया है, ये सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। एनीमिया को 2047 तक, अर्थात जब हम 100वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे होंगे, शताब्दी वर्ष आज़ादी का मना रहे होंगे, तो उस तब तक एनीमिया से देश को छुटकारा पा जाना होगा। देश में एक भी एनीमिया के रोगी नहीं होंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन लॉन्च गवर्नमेंट द्वारा किया गया है। एजुकेशन की बात करते हैं तो सरकार ने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्या चीज? टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया है। और ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो लॉन्च किए गए हैं, टीचर्स को इनोवेटिव पेडागॉजी अर्थात जो नए तरीके हैं पठन पाठन के, टीचर भाई पढ़ाएगा तो पढ़ाने के जो नए तरीके हैं उनको आईसीटी टेक्नोलॉजी, आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, किसके द्वारा? आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ते हुए ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस प्रकार से आधुनिक तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग करके शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, शिक्षण को और अधिक ग्राउंड से जोड़ा जाए, तकनीकी का प्रयोग किस प्रकार से शिक्षा में करें कि अधिगम की प्रक्रिया अधिक से अधिक हो। इसके लिए टीचर ट्रेनिंग के लिए स्पेशल प्रावधान किया गया है। साथ ही नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट के लिए भी लॉन्च किया गया है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी किसके लिए? चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। किसके लिए भाई? बच्चों के लिए। और दूसरे नंबर पे किशोरों के लिए।
किशोरों की उम्र क्या होती है भाई? किशोरों की उम्र होती है, जो एडोलसेंस होते हैं, सामान्य रूप से 13 से 17, 12 से 18, मतलब 18 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 12 से छोटा नहीं होना चाहिए। यही एज एक एवरेज एज है, 1-2 साल इधर उधर हो जाएगा, इसी को कहते हैं किशोर, किशोरावस्था। इन दोनों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का सरकार ने लक्ष्य रखा है। सेकंड जो गोल है, अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंच, रीचिंग द लास्ट माइल। इसका सीधे सीधे अर्थ है कि सरकार की योजनाओं का, सरकार के द्वारा आम व्यक्ति के लिए जो दी गई योजनाएं हैं, उनका नीडी व्यक्ति तक पहुंचना। नीडी व्यक्ति कौन होगा? अंतिम छोर तक पहुंचना, अर्थात जो लास्ट व्यक्ति होगा, जिसको उसकी सबसे जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत है, उस तक पहुंचना। कई बार ये स्टेटमेंट सुनने के लिए मिलता है कि योजना तो आई लेकिन उसका धरातल पे कोई पता नहीं चला। तो धरातल पे इसलिए नहीं पता चला कि योजना का पैसा बीच में ही क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं, हम डेवलप नहीं हैं, हम अपने अधिकारों को नहीं जान पाते हैं। तो ऐसा न हो, सारी योजनाएं लास्ट व्यक्ति तक पहुंचे, समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचे, उसके लिए सरकार ने सेकंड जो गोल सेट किया है वो है रीचिंग द लास्ट माइल। सबसे पहला कार्य किया गया है एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स प्रोग्राम। टर्म देखिएगा, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम। इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था यूएनओ ने। भारत सरकार ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार इसको एक्सेलरेट किया है, आगे बढ़ाया है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट होंगे? वो डिस्ट्रिक्ट जहां सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही कम हुआ हो। कौन से डेवलपमेंट? सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो, कम हुआ हो। या कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट सोशियो इकोनॉमिक रूप से लेस डेवलप हो, कम विकसित हो, जहां सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक पिछड़ापन हो, उन डिस्ट्रिक्ट्स को पहचानना, उन डिस्ट्रिक्ट्स में उन ब्लॉक्स को पहचानना जो कि सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े हों, जहां गरीबों की संख्या सर्वाधिक हो, उनको पहचानना और उनका विकास करना। विकास कैसे होगा? जिस जिस चीज की कमी है उन चीजों को बढ़ाना। एजुकेशन की कमी है तो एजुकेशन प्रदान करना, हेल्थ सुविधाओं की कमी है तो हेल्थ सुविधाएं प्रदान करना, अन्य किसी प्रकार की अगर आर्थिक कमी है, बेरोजगारी की समस्या है, तो वहां रोजगार के साधन मुहैया कराना। इस मिशन के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा गया है। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स प्रोग्राम के अंतर्गत ये कार्य किए जाएंगे। सेकंड जो गवर्नमेंट ने रखा है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, ये आदिवासियों के लिए, मूल रूप से किसके लिए है? आदिवासियों के लिए, ट्राइब्स के लिए ये योजना लाई गई है। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, पार्टिकुलरली पी से पार्टिकुलरली, वी से वल्नरेबल, टी से ट्राइबल, जी से ग्रुप डेवलपमेंट मिशन। इस योजना में, इसमें पीवीजीटी योजना के लिए सरकार ने कुल 15 करोड़ रुपया प्रदान किया है। कितना प्रदान किया है? 15,000 करोड़ रुपीस, 15,000 करोड़ रुपीस इसके लिए क्या किया गया है? बजट में प्रावधान किया गया है। इसका जो लक्ष्य होगा, अगले 3 साल तक ये मिशन रहेगा। कितने कितने साल तक के लिए है ये?
3 साल के लिए, 3 साल के लिए है। कितना फंड इसके लिए अलॉट किया जाएगा? 15,000 करोड़ रुपीस ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल मिशन। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल मिशन के तहत 740 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? 740 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें 38,800 कितने? 38,800 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी अगले 3 सालों में। कितने सालों में? अगले 3 ईयर में 740 विद्यालयों में 38,800 टीचर्स की नियुक्ति की जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 3.5 कितने? 3.5 लाख ट्राइब स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा। कितने ट्राइब से स्टूडेंट को बेनिफिट होगा? 3.5 लाख ट्राइब स्टूडेंट, जनजातीय बच्चों के लाभ होगा इससे। किससे? एकलव्य मॉडल स्कूल से। नेक्स्ट है अपर भद्रा प्रोजेक्ट। अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए 5300 करोड़ रुपीस आवंटित किए गए हैं बजट में। अपर भद्रा प्रोजेक्ट कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कर्नाटक के डॉक प्रॉन एरिया के लिए 5300 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 79,000 करोड़ 79,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है इस साल, जो कि गत वर्ष के बजट से 66% अधिक है। उसमें कितनी बढ़ोतरी की गई है? 66% की, 66% की बढ़ोतरी की गई है। इसी तरह भारत श्री योजना स्टार्ट की गई है। शेयर्ड रिस्पॉरेटरी ऑफ इंस्पेक्शन ये प्रोग्राम है, इसको भी लॉन्च किया गया है। इसका काम क्या है? डिजिटल इपिग्राफी म्यूजियम एट हैदराबाद। एक डिजिटल इपोग्राफी म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। कहाँ? हैदराबाद में। बाय द जो सर्वे ऑफ इंडिया है, जो भू सर्वे का काम करती है, जो पुरातात्विक संरक्षण का काम, पुरातात्विक संरक्षण स्थानों का, संरक्षित स्थानों का सर्वे करती है, उसके लिए एक हैदराबाद में इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, जो कि भारत श्री योजना के तहत होगा। थर्ड है अवसंरचना एवं निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। इस कारण से सरकार ने इस बार अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को 33% बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है भाई? अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट को सरकार ने 33% बढ़ा दिया है, और 33% बढ़ा करके इसकी बजट को कितना पहुंचा दिया है? 10 लाख करोड़। कितना भाई? 10 लाख करोड़ पहुंचा दिया है। साथ ही राज्यों को राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए और संरचना विकास के लिए राज्यों को 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कितने साल तक? 50 साल तक उनको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन पैसा जो लेंगे लोन के रूप में वो किस पे खर्च करेंगे? और संरचना विकास पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पे। इसके लिए 1.3 लाख करोड़ का आउटले बजट रखा गया है। आउटले बजट का प्रावधान 1.3 लाख करोड़ का किया गया है। किसके लिए? 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया बाय द इंडिया। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस सेक्रेटेरियल। एक अलग सेक्रेटेरियल की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम उन्होंने दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस सेक्रेटेरियल। इसका काम होगा कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, कौन से इन्वेस्टमेंट? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देना, ताकि वो आए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पैसे लगाएं। जैसे रोड बनाना हो, रोड बनाने के लिए सरकार ने
पीपीटी मॉडल पे बहुत सारे रोड आजकल बन रहे हैं, तो पीपीपी मॉडल पे जो रोड बन रहे हैं, पीपीपी मॉडल पे स्कूल बन रहे हैं, पीपीपी मॉडल पे हॉस्पिटल बन रहे हैं, पीपीपी मॉडल पे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, पीपीपी मॉडल पे ड्रिंकिंग फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा रही है, पीपीपी मॉडल पे स्टेशन संचालित हो रहे हैं, पीपीपी मॉडल पे ट्रेनें संचालित हो रही हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है किससे? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से। तो इसको बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांस सेक्रेटेरियल की स्थापना करने की बात बजट में कही गई है। साथ ही 50 और एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, एरोड्रोम्स एंड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स विल बी रिवाइव्ड। बजट में बात की गई है 50 मोर एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, aerodromes and advanced landing grounds will be revived in 2023-24। साथ ही कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट सस्टेनेबल सिटीज फॉर टुमारो, कल के लिए समावेशी शहरों का विकास करें। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रयास करना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को इसके लिए प्रयास करने के लिए इनकरेज करने का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट जो है UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक UIDF फंड की स्थापना की जाएगी। UIDF, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। नेशनल हाउसिंग फंड द्वारा इसमें फंड की व्यवस्था की जाएगी। किसके द्वारा? नेशनल हाउसिंग फंड। रुपए का कहां से क्या करेगा? व्यवस्था होगी नेशनल हाउसिंग फंड के द्वारा। कहां पे? सेकेंड और थर्ड टियर सिटीज में पब्लिक सेक्टर के द्वारा, ध्यान दीजिए, पब्लिक सेक्टर्स इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। अर्बन एरिया में धन की व्यवस्था कौन करेगा? नेशनल हाउसिंग फंड के द्वारा धन की व्यवस्था कराई जाएगी। ये था हमारा अवसंरचना एवं निवेश में सरकार ने जो इम्पोर्टेंट वर्क किया है। नेक्स्ट है अनलीजिंग द पोटेंशियल, सक्षमता को सामने लाना। इसके लिए जो सबसे पहला कार्य किया गया है, सिविल सर्वेंट्स, सरकारी कर्मचारियों के लिए मिशन कर्मयोगी। कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? मिशन कर्मयोगी। इसमें सरकारी कर्मचारियों के साथ क्या किया जाएगा? उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या की जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। किस चीज की ट्रेनिंग दिया जाएगा भाई? उनको स्किल्स सिखाए जाएंगे, उनको समाज से इंटरेक्ट होने के लिए जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो टेक्निक्स सिखाई जाएंगी। किस प्रकार से मॉडर्न टेक्निक्स का प्रयोग करके अधिक से अधिक समाज को लाभ पहुंचाया जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। IGOT कर्मयोगी, इसका जो योजना का नाम है IGOT कर्मयोगी। आई से इंटीग्रेटेड, जी मतलब गवर्नमेंट, ओ मतलब ऑनलाइन, टी का अर्थ है ट्रेनिंग, कर्मयोगी अर्थात सरकारी सेवकों को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रदान की जाएंगी, उनको सीखने की अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी। किस मिशन के अंतर्गत? मिशन कर्मयोगी या IGOT कर्मयोगी के अंतर्गत। नेक्स्ट कहा गया है जन विश्वास बिल। कौन सा बिल? जन विश्वास बिल। जन विश्वास बिल के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि भिन्न भिन्न बिलों में संशोधन किया जाएगा। क्या संशोधन किया जाएगा? सपोज दैट अगर कोई है जिसको किसी बिल में किसी नियम कानून के कारण वहां बिजनेस करने में समस्या आ रही है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए उन बिलों में संशोधन किया जाएगा। जैसे RBI एक्ट
के तहत कुछ समस्याएं आती हों तो उनको आरबीआई एक्ट के तहत जो है सॉल्व किया जाएगा। कंपनी एक्ट के तहत अगर समस्या उत्पन्न हो रही हो तो कंपनी एक्ट में संशोधन किया जाएगा। इसी तरह कुल 42 अमेंडमेंट किए जाएंगे। कितने अमेंडमेंट किए जाएंगे? 42 अमेंड किए जाएंगे। जो प्रमुख अमेंडमेंट है इसको लिख लीजिए आप। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। कौन सा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में संशोधन किया जाएगा। अगला जो है बैंकिंग कंपनी एक्ट। बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 में संशोधन किया जाएगा। आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करने की प्रावधान है इस बार। इसी तरह से आगे आईएफएससी अथॉरिटी एक्ट 2019 में भी संशोधन करने का प्रावधान है। सेज SEZ, सेज का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट में भी संशोधन किया जाएगा। ये एक्ट कौन सा है? 2005। इस तरह से कुल 42 कितने 42 अमेंडमेंट किए जाएंगे। कितने अमेंडमेंट? 42 अमेंडमेंट किए जाएंगे ताकि लोग आसानी से बिजनेस कर सकें। क्या कर सकें? लोग आसानी से बिजनेस कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये कहाँ की जाएगी? कुछ सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, कुछ क्या किया जाएगा? कुछ इंस्टीट्यूशंस को सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हीं सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस में शोध, रिसर्च और डेवलपमेंट संबंधित कार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। एक नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी की स्थापना, एक पॉलिसी लाई गई है नेशनल डेटा गवर्नमेंट पॉलिसीज। केवाईसी को और आसान करने के लिए सरकार को भिन्न भिन्न डेटा प्रोवाइड कराने के लिए नेशनल डेटा केवाईसी लाई गई है। ये इनोवेटिव को सपोर्ट करेगी, रिसर्च को सपोर्ट किया जाएगा इसके द्वारा। स्टार्टअप एंड एकेडमिया, स्टार्टअप और एकेडमिया हैं, इनके द्वारा इनोवेटिव थॉट्स, इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव मशीनरीज, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई गई है। केवाईसी को और अधिक सिंप्लीफाइड करने का भी कार्य किया जाएगा कि जैसे इस समय वीडियो कॉलिंग के द्वारा केवाईसी हो जाती है, इसी तरह से और अधिक से अधिक चीप से चीप आइडिया लाई जाएगी, सस्ती से सस्ती टेक्नोलॉजी लाई जाएगी जिससे आसानी से केवाईसी संबंधित कार्य किया जा सके। 5G सर्विसेज के एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के लिए कुल 100 लैब्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। 5G सर्विसेज के एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए, 5G सर्विस को और अधिक सुगम और सस्ती बनाने के लिए, इसके संदर्भ में काम करने के लिए, इस पर रिसर्च कार्य करने के लिए कुल 100 लैब्स की स्थापना करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। नेक्स्ट है ग्रीन डेवलपमेंट। ग्रीन डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि हरित विकास ही जीवन का आधार होने वाला है। आज मानव की आयु, पहले मनुष्य कितने साल जीते थे? हम लोग सुनते थे कि पूर्वज जो पहले के लोग थे 150-150 साल, 200-200 साल जीते थे। आज लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट करके 60 वर्ष 58 ईयर के आसपास आ गई है, 62 ईयर्स के आसपास आ गई है। तो इसका एकमात्र कारण है आधुनिकता के दौर में व्यक्ति अपने
वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। हम आज केमिकल्स ही खाते हैं, तो केमिकल खाएंगे तो हमारी शारीरिक क्षमताएं जो है कमजोर होंगी, शारीरिक रूप से हम कमजोर होंगे, मानसिक रूप से कमजोर होंगे। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमजोर होंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे प्रभाव पड़ेगा ही। इसलिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन डेवलपमेंट अति आवश्यक है। ग्रीन डेवलपमेंट के लिए सरकार ने जो सबसे पहला कार्य किया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। कौन सा मिशन लॉन्च किया है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। इसके लिए बजट में कुल 19,700 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। इसी तरह से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भी सरकार ने लॉन्च किया है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया है। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कौन से प्रोटेक्शन एक्ट? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। सरकार ने ऐसा बजट में प्रावधान किया है। पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम मिशन लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस न्यूट्रिशनिज्म एंड एमुलरेशन ऑफ मदर अर्थ। एमुलरेशन ऑफ मदर अर्थ, पृथ्वी के पोषकता का संरक्षण करना, पृथ्वी के पोषकता का संरक्षण करना, उसके पोषकता में सुधार करना, उन्नति करना, संवर्धन लाना, इसी लक्ष्य के लिए पीएम प्रणाम योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम योजना के अंतर्गत कहा जा रहा है कि किस प्रकार से हम जो अधिक केमिकल युक्त फर्टिलाइजर्स हैं, खाद जो खेतों में प्रयोग करते हैं केमिकल वाली, उनके जगह पे हम ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग करें या किसी अन्य खाद का प्रयोग करें जिसमें न्यूनतम केमिकल्स का प्रयोग हो। बैलेंस्ड केमिकल प्रयोग करना, अर्थात हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे इस खेत में, इस भूमि में, इस मिट्टी में किस तत्व की कमी है, हम वही तत्व प्रयोग करें तो हमारे भूमि की उर्वरकता बनी रहेगी। इसके लिए पीएम प्रणाम योजना लॉन्च की गई है। कौन सी योजना लॉन्च की गई है? पीएम प्रणाम योजना लॉन्च की गई है। अब एक एक अक्षर का आप लोग पढ़ लीजिएगा कि किसका अर्थ क्या है। आर से रेस्टोरेशन, ए से अवेयरनेस, एन से न्यूट्रिशनिज्म, एमुलरेशन एंड मदर अर्थ। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कहीं से भी। नेक्स्ट है गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन स्कीम में गोवर्धन का फुल फॉर्म है ग्लोबलाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन। ग्लोबलाइजेशन ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन। इसके तहत 500 वेस्टेज टू वेल्थ प्लांट्स, इसका अर्थ है कि जो कृषि, गोवर्धन मतलब पशु से सिर्फ नहीं है, गोवर्धन मतलब कृषि क्षेत्र से संबंधित है। कृषि क्षेत्र के जो भी अपशिष्ट हैं, क्या चीज? अपशिष्ट हैं। अपशिष्ट में कृषि में क्या क्या हो सकता है? पशुओं के गोबर हो सकते हैं, फीडर्स हो सकते हैं। इससे गोबर से क्या बन सकता है? गैस बनाई जा सकती है, पुआल निकलता है जो, इससे भी। तो इस प्रकार के जो भी वेस्टेज हैं, उन वेस्टेज को धन में कन्वर्ट करना। धन में कैसे कन्वर्ट होंगे? उसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे? धन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके लिए सरकार ने गोवर्धन योजना के लिए, गोवर्धन योजना के लिए 500 वेस्टेज प्लांट, क्या 500 वेस्टेज प्लांट स्टेब्लिश किए जाएंगे पूरे देश भर में, जो कि कृषि अपशिष्ट से वेल्थ प्लांट्स में उसको परिवर्तित करेंगे। इसी तरह से अमृत धरोहर स्कीम, एक स्कीम लॉन्च की गई है, उसका नाम है अमृत धरोहर स्कीम। ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड एंड इम्प्रूव बायोडाइवर्सिटीज के लिए लॉन्च की गई है। मिष्टी योजना,
मिष्टी योजना जो है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स ऑफ टेंजिबल इनकम के लिए मिष्टी योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट, यूथ पावर, युवा शक्ति। यूथ पावर में सबसे पहला जो किया गया है, पहले से चली आ रही योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 स्टार्ट की गई है, जो कि किसके लिए है? अप स्किल्ड यूथ। अप स्किल्ड यूथ, युवाओं के स्किल को बढ़ाने के लिए आगामी 3 सालों में जो कार्य किए जाएंगे वो है आगामी 3 सालों में अप स्किल्ड यूथ के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की गई है। इसी तरह से आगे अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम लॉन्च की गई है। युवाओं को अधिक से अधिक अप्रेंटिस प्रदान करना और उनके स्किल को डेवलप करना, स्किल डेवलप के बाद जो युवा स्टार्टअप करते हैं, जो युवा कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, जो युवा स्वयं का रोजगार खोलना चाहते हैं, ऐसे 47 लाख यूथ को अगले 3 साल में सहायता प्रदान करना। क्या करना? सहायता प्रदान करना। और यह सहायता कैसे दी जाएगी? डीबीटी मोड में, अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके खाते में उसके सब्सिडी की, उसके बेनिफिट की धनराशि डायरेक्ट ट्रांसफर करके इसके तहत सहायता की जाएगी। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रत्येक स्टेट को इनकरेज करेगी कि वो अपने स्टेट में यूनिटी मॉल इस्टेब्लिश करें। ये यूनिटी मॉल टूरिज्म सेंटरों के आसपास होंगे, टूरिज्म स्पॉट के आसपास बनाए जाएंगे, जिससे जो टूरिस्ट आए उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोशन मिल सके। किसके माध्यम से? यूनिटी मॉल के माध्यम से। साथ ही अगर उस डिस्ट्रिक्ट में जीआई टैग किसी वस्तु को प्राप्त हुआ है, किसी गुड्स को अगर जीआई टैग मिला हुआ है, तो उसको भी प्रमोट किया जा सके। अंतिम है वित्तीय क्षेत्र को प्रमोट करना, वित्तीय क्षेत्र के लिए कार्य करना अति आवश्यक है। इसलिए सरकार ने सबसे पहला जो कार्य किया है, महिला सम्मान बचत सर्टिफिकेट लॉन्च किया है, महिला सम्मान बचत पत्र लॉन्च किया है। इसके तहत क्या किया गया है कि अगर कोई महिला शॉर्ट टर्म सेविंग स्मॉल स्कीम सेविंग्स के तहत 2 लाख तक, कितने तक? 2 लाख तक, कितने लाख तक? 2 लाख तक इस स्कीम में जमा करती है तो उसको 7.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दे होगा। इतने के हिसाब से महिला सम्मान बचत पत्र में इंटरेस्ट ब्याज दे होगा। इसी तरह से नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री की स्थापना करने की भी बात की गई है। नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री की स्थापना करने की बात की गई है। ये जो है सर्व एज अ सेंट्रल रिस्पोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल एंसिलरी इंफॉर्मेशन प्रदान करेगी। क्या करेगी? सर्व एज द सेंट्रल रिस्पोजिटरी ऑफ फाइनेंशियल एंसिलरी इंफॉर्मेशन प्रदान करेगी। इसको जो भी कार्य करना चाहते हो फाइनेंशियल सेक्टर से, जिनको डेटा चाहिए, उनके लिए ही है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम्स भी इस योजना के तहत, इस बजट के तहत लाई जाएगी। इनकम टैक्स प्रपोज्ड में देखते हैं क्या बदलाव हुए हैं। इनकम टैक्स की अगर बात हम करते हैं तो पुराने इनकम टैक्स में 7 स्लैब थे, नए इनकम टैक्स स्लैब्स में परिवर्तन किए गए हैं और 7 के जगह पे अब 6 स्लैब बचे हुए हैं। या कहा जाए
5 स्लैब, उसमें अगर 6 स्लैब तो इसमें 5 स्लैब, अगर वहां 7 तो यहाँ 6 स्लैब। पहले 2.5 लाख तक इनकम हमारी शून्य थी। 2.5 लाख तक इनकम क्या थी भाई? 2.5 लाख तक इनकम, सॉरी 2.5 लाख तक इनकम टैक्स हमको 0 देना पड़ता था। अब 3 लाख तक इनकम को नील कर दिया गया है। 2.5 से 5 पहले 5% था, 10% उसके बाद 2.5 लाख जुड़ता जाता था, 15 लाख तक जुड़ते हुए आता था। इंटरेस्ट रेट जो होता था, टैक्स रेट जो होता था 5, 10, 15, 20, 25, 30% था। इसके बाद रिबेट 12,500 का मिलता था। इस प्रकार से कुल 5 लाख तक, कितने तक? 5 लाख तक इंटरेस्ट फ्री, सॉरी इनकम टैक्स फ्री अमाउंट होता था। जिसकी इनकम 5 लाख या 5 लाख से नीचे होती थी उसको किसी प्रकार का कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता था। अब क्या हुआ है, अब सरकार ने जो ये रिबेट का अमाउंट है इसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया है। इस प्रकार से अब कुल 7 लाख तक, कितने तक? 7 लाख तक जिसकी इनकम है उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। बाकी परिवर्तन जो हुआ है 3 से 6 लाख पे 5%, 6 से 9 लाख पे 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख पे 20% और 15 लाख से ऊपर पे 30%। एजुकेशन एंड हेल्थ सेस अभी भी 4% बना हुआ है, दोनों में इक्वल है। एक और परिवर्तन हुआ है सरचार्ज में, जिनकी इनकम 5 करोड़ से अधिक है, कितने से? 5 करोड़ से अधिक है, उनको पहले 37% सरचार्ज देना पड़ता था, अब उनको सिर्फ 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। अमृतकाल हमने बता दिया कि अमृतकाल क्या था। आज़ादी के जब 100 साल जो पूरे होंगे, आज से लेकर के, मतलब इस ईयर से लेकर के उस बीच को हमने अमृतकाल कहा गया है। भारत श्री योजना जो है, पूरा लेख की जो लिखावटें हैं, जो दस्तावेज हैं, जो म्यूजियम्स हैं, इनके लिए भारत श्री योजना है। इसके बाद गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन स्कीम गोवर्धन स्कीम एग्रीकल्चर वेस्टेज जो है इसके लिए गोवर्धन स्कीम लाई गई है। या ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट, क्या? ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा किसके अंतर्गत? गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत। कर्मयोगी, कर्मयोगी किसके लिए भाई? कर्मयोगी सरकारी कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए या सिविल सर्वेंट्स के लिए? सिविल सर्वेंट्स के लिए मिस्टी, TI मिस्टी। मिस्टी योजना किसके लिए है? वनीकरण, वनीकरण या वन रोपण, या वन रोपण के लिए कौन सी योजना है? मिस्टी योजना है। इसी प्रकार से है मिशन लाइफ, मिशन लाइफ नाम से ही कंफर्म है कि क्या होगा? जीवन संबंधी कुछ बात होगी। LIFE इस प्रकार लिखा होगा, लाइफ, मिशन लाइफ। क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव हैं, किसके? क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव हैं, जो इफेक्ट्स हैं, इनसे निपटने के लिए मिशन लाइफ लाई गई है। इसके बाद PM विकास, PM विकास, यह योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल मिशन।
कौशल मिशन या कौशल सम्मान, मिशन नहीं सम्मान। ये कारीगरों के लिए जो हाथ से कार्य करते हैं, खासतौर से विश्वकर्मा समाज के लिए ये जो है एक मिशन सम्मान योजना लाई गई है। पीएम प्रणाम, पीएम प्रणाम अभी अभी पढ़ा गया पहले हम लोग। पीएम प्रणाम किसके लिए है? पीएम प्रणाम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या लेस केमिकल्स या बैलेंस्ड केमिकल्स के प्रयोग के लिए है। एक और योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। नाम क्या है उसका? PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये 2020 में स्टार्ट हुई थी। कब से स्टार्ट हुई थी? 2020 में स्टार्ट हुई थी। इसके तहत क्या होता है? राशन जो गांव में मिलता है गरीबों को, वो किसके तहत मिलता है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। एक योजना और चलाई गई है पंचामृत। ये कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लिए, क्या करने के लिए? जीरो करने के लिए, जीरो कार्बन। जीरो कार्बन का लक्ष्य भारत में कब तक है? 2070 तक। ये योजना है। एक और फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट योजना है, आइए इसको भी देखते हैं। श्री अन्न योजना। कौन सी योजना? श्री अन्न योजना। श्री अन्न योजना उन देसी अनाजों के लिए हैं जो भारत में उत्पादित होते हैं। श्री अन्न योजना, श्री अन्न योजना जैसे जौ, बाजरा, रागी, अर्थात देसी अनाज के उत्पादन को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इनके खेती को प्रमोट करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? श्री अन्ना योजना चलाई गई थी। एक क्वेश्चन और यही ध्यान दीजिएगा, 2023 को यूएनओ ने कौन सा वर्ष घोषित किया है? बाजरा वर्ष घोषित किया है। इसलिए श्री अन्ना योजना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट योजना है। ये तो रहा हमारे बजट के भिन्न भिन्न पहलू। इसके बाद हम बजट पार्ट 3 लेकर के आएंगे। उसके अंतर्गत चर्चा करेंगे हम कि बजट सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की गई थी, बजट भारत में सबसे पहले कब प्रस्तुत की गई, स्वतंत्र भारत में बजट कब प्रस्तुत की गई, बजट के कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या प्रोविजंस हैं, इत्यादि पे हम चर्चा करेंगे बजट पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल बटन को दबा दें ताकि कोई भी आगामी वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना पहले प्राप्त हो और आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।